लोकसभा चुनाव का साल है और सिर्फ 3 महीने अब बचे हैं पूरे। सभी पार्टियां इसीलिए चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। नॉर्मल कैंपेनिंग के अलावा अलग अलग पहचान के वर्गों के बीच पहुंच बनाने की कोशिश चल रही है। पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आज एक कैंपेन लॉन्च किया, शुक्रिया मोदी भाईजान। मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। इस कैंपेन से बीजेपी को क्या फायदा होगा, बीजेपी ने एक खास वर्ग में दिलचस्पी क्यों दिखाई और पिछले चुनावों में मुस्लिम वोटर्स का बीजेपी के प्रति रुख कैसे बदला है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो में हम इन्हीं सारी बातों पर विचार करेंगे। जो सवाल हमने उठाए उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज के शो में बड़ी खबर पर चर्चा से पहले कुछ सुर्खियों पर लेकर नजर डाली जाएगी। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड से सामान्य जनजीवन तो प्रभावित है ही, घने कोहरे और धुंध का असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। ट्रेन बड़ी लेट हो रही हैं, बड़ी संख्या में फ्लाइट्स अपने तय समय से देरी से उड़ान भर पा रही हैं तो कुछ कैंसिल भी हो रही हैं, कुछ दिल्ली में लैंड नहीं कर पा रही। इसे लेकर यात्रियों के मन में काफ़ी रोष है। लोग अपना गुस्सा और दिक्कत उसका इजहार सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, तो वहीं एक यात्री ने अपना गुस्सा फ्लाइट के क्रू पर ही उतार दिया। हुआ यूं कि 14 जनवरी यानी रविवार को शाम 7 बजे के करीब इंडिगो की फ्लाइट 6C2175 को उड़ान भरनी थी। मौसम की मार फ्लाइट पर भी पड़ी और ये 13 घंटे लेट हो गई। एक यात्री परेशान होकर फ्लाइट के कैप्टन के पास गया, जो कि फ्लाइट में देरी की घोषणा कर रहे थे। पीले रंग की हुडी पहने उस शख्स ने कैप्टन के गाल पर चांटे जड़ दिए। इस दौरान वहां खड़ी एक फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत कैप्टन के बचाव में सामने आती हैं और स्थिति को संभालने का प्रयास करती हैं। किसी तरह उस व्यक्ति को पीछे हटाया जाता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े लोग उस शख्स को CISF के हवाले कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लाइट में हंगामा करने वाले शख्स का नाम साहिल कटारिया है, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन कोहरे के दिनों में फ्लाइट लेट लतीफ़ी के शिकार हो रही हैं और यात्री अपनी झुंझलाहट दिखा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। समस्या बनी हुई है। इस बात को आप इसी से समझ सकते हैं कि 15 जनवरी को अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर 168 फ्लाइट्स को उड़ान भरने में देरी हुई और लगभग 84 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। इसकी वजह से उड़ानों में हो रही देरी का एवरेज टाइम अब 50 मिनट तक आ गया है। विमान यात्रियों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आइए देखते हैं। मैम, हम लोग 13 तारीख को अमृतसर आए थे फॉर गोल्डन टेम्पल दर्शन और वाघा बॉर्डर विजिट करने के लिए, और उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि 14 को सुबह हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग 15 को अहमदाबाद पहुंच जाए, पर 14 की हमारी जो टिकट थी वो कैंसिल हो गई ड्यू टू द वेदर कंडीशन। और उन लोग ने बोला कि हम लोग आपको अगर प्रोवाइड कर सकते तो वो भी 16 के बाद भी कर सकते हो, वो भी फाइनल नहीं है कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग था अमृतसर में। उसके बाद हम लोग ने बोला ठीक है, तो हमको कोई और कनेक्टिंग फ्लाइट दे दो। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट है। तो हम लोग ने बोला कि शाम की 6:40 को फ्लाइट थी। तो उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप ऐसा हो तो चले जाओ। हम लोग ने बोला कैसे जाए, हम लोग ने बोला कि आप हमको एक दिन का अकोमोडेशन दे दो। तो उन लोग ने उसके लिए भी ना बोल दिया। बाद में हम लोग ने बोला अगर हम लोग बाय रोड हम लोग हमारे तरीके से दिल्ली पहुंच जाते हैं तो क्या आप हम लोग को उधर से अहमदाबाद की फ्लाइट देंगे। तो उन्होंने बोला हाँ हम दे देंगे। तो उन्होंने दे दी, हमको वो फ्लाइट करके दी। हम लोग बाय ट्रेन इधर आ गया सुबह, इधर 11 o'clock को सुबह 4 बजे अमृतसर स्टेशन में हम लोग पहले उधर पहुंचे और फिर ट्रेन में बैठे और फिर हम लोग इधर एयरपोर्ट आए। और उधर अमृतसर में हम लोग हमारे लगेज के साथ हमको एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं जाना था क्योंकि हम लोग का फ्लाइट कैंसिल हो गया। एयर इंडिया से जा रही थी मैडम, हैदराबाद, दिल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू सऊदी अरब रियाद। एयर इंडिया की फ्लाइट लगभग कल 4 से 5 कैंसिल हुई है, ठीक है। टाइमिंग थी उसकी 9:30 पर, ठीक है। उसके बाद में वेटिंग में रखा गया। कोई कभी बोल रहे हैं कि 35 नंबर रूम में वेटिंग करो और कभी बोल रहे हैं 42 में करो, कभी 45 में, ऐसे करके बहुत बार घुमाया गया। सभी पैसेंजर परेशान हुए। फ्लाइट में उड़ान भरने में हो रही देरी के बीच सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स गुस्से के साथ साथ इल्जाम भी लगा रहे हैं। इल्जाम एयरपोर्ट अथॉरिटी पे। कहा जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 रनवे हैं, जिनमें से घने कोहरे वाली स्थिति में एक ही काम कर पा रहा है, जो कैट 3 इनेबल्ड है। इस कारण उड़ान भरने में विलंब हो रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और उड़ान भरने में देरी क्यों हो रही है, इससे लेकर हमने बात की इंडिया टुडे की पत्रकार श्रेया चैटर्जी से। हम बात करें तो CA3B जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है। जब लो विजिबिलिटी हो जाती है फॉग की कंडीशन में,
तब कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे रेडियो सिग्नल या हाई इंटेंसिटी लाइट एरे, इसके इस्तेमाल करके फ्लाइट को लैंड किया जाता है। हालांकि इसके लिए भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे जब लैंड कर रही है फ्लाइट, तब कम से कम 50 मीटर या उससे ज्यादा विजिबिलिटी होनी चाहिए, और जब टेक ऑफ कर रहे हैं तब 125 मीटर या उससे ज्यादा। अगर विजिबिलिटी इससे भी कम हो जाती है तो CA-3B भी ऑपरेशनल नहीं हो पाती है। अगर बात करें एक कंफ्यूजन की कि CA-3B ऑपरेशनल नहीं थी, तो ये क्लैरिटी दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से बताया गया है कि उनके पास 4 रनवेज हैं, जिसमें से 2 ऐसे रनवेज हैं जिसमें CA-3B ऑपरेशनल है। एक रनवे फिलहाल काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे काम चल रही है, लेकिन एक CA-3B ऑपरेशनल रनवे फिलहाल काम कर रहे हैं। लेकिन जब कल एवं परसों ऐसे कंडीशंस आ गए जब विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो के पहुंच गए हैं, तब फ्लाइट टेक ऑफ या लैंडिंग डिफिकल्ट है, इसलिए रनअवेज को अनऑपरेशनल कर दिया गया था। शायद इसी वजह से कुछ ऐसे सिस्टम जैसे फ्लाइट रडार में ये कैप्चर हुआ था कि जो रनवेज है दिल्ली एयरपोर्ट में वो अनऑपरेशनल है, लेकिन वो अनऑपरेशनल होने के कारण फेवरेबल कंडीशंस ना होना था, ना कि ये सिस्टम की फेलियर या फिर ऐसी कोई चीज थी। बी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड, CA-3C यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। इससे बेहतर सिस्टम अवेलेबल है, हीथ्रो एयरपोर्ट में है, न्यूयॉर्क में है, जहाँ पे एकदम जीरो विजिबिलिटी में भी फ्लाइट लैंडिंग होती है। ये सिस्टम अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हालांकि हमारे जो सिस्टम है वो भी काफी हद तक, अगर विजुअली कई ऐसे विजुअल्स है हमारे पास जहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे घना कोहरा होने के बावजूद सिर्फ इस लाइट एरे सिस्टम और सिग्नलिंग की वजह से ऑडियो के माध्यम से कब फ्लैप्स को ओपन करना है, कब ब्रेक्स लगाना है, ये कम्युनिकेशन जाती है पायलट्स के तहत और वो फ्लाइट लैंड करवाती है। आपका दूसरा सवाल कि हर साल कोहरा पड़ता है, इसके बावजूद भी हम ये सिचुएशन क्यों देखते हैं? अगर इस साल के कोहरे की बात करें तो 2019 में लास्ट ऐसे घने कोहरे की सामना हमें करना पड़ा। 2019 से अगर हम 2024 की बात करें तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी इंक्रीज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं फ्लाइट ऑपरेशन की जो इन्फ्लक्स है वो भी बढ़ गए हैं। जो मेन मुद्दा है कि लोगों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो एक कोऑर्डिनेशन के कहीं ना कहीं कमी भी है। हम खुद जब विजिट किए एयरपोर्ट में तो हमने कई लोगों को देखा कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म में तब्दील हो गया एयरपोर्ट। अब कोहरे में विमानों की आवाजाही में हो रही समस्या के बीच इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 15 जनवरी को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में बीते रोज अप्रत्याशित कोहरा देखा गया। इसकी वजह से सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच विजिबिलिटी 0 तक गिर गई, जिस कारण अधिकारियों को कैट 3 रनवे पर भी कुछ समय के लिए संचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सिंधिया ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली हवाई अड्डे के लिए कैट 3 वाले चौथे रनवे को तुरंत ऑपरेशनल करने को कहा गया है, जिसके लिए अनुमति DGCA देगा। DGCA सभी एयरलाइंस के लिए एक SOP भी जारी करने वाला है, जिसके तहत खराब मौसम के कारण उड़ान रद्द होने के मद्देनजर असुविधा को कम करने और यात्रियों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने सभी यात्रियों से इस कठिन समय में साथ देने की अपील की है। साथ ही कहा कि इस दौरान होने वाली अनियंत्रित व्यवहार की घटनाएं टॉलरेट नहीं की जाएंगी। इशारा उस मुक्केबाजी पे ही था और इनसे कानूनी रूप से सख्ती से निपटा जाएगा। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ से 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती का आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने 68वें जन्मदिन पर एक ऐलान किया, ऐलान अकेला चलने का। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी पूरे देश में अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी न तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी और न ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। मायावती ने अपने इस ऐलान के पीछे तर्क भी रखा। कहा कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी घट जाता है और अन्य दल को फायदा पहुंचता है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने स्वीकारा कि उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है, लेकिन वो अपने पार्टी के कामों में व्यस्त होने के कारण अयोध्या नहीं जा पाएंगी। मायावती ने क्या कहा और आप सुनिए। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी।
अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना पर अधिकार किसका, इस पर माथापच्ची अभी थमी नहीं है। आज उद्धव ठाकरे ने पार्टी पर अधिकार के मसले को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया। बीते दिनों महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मान लिया था, लेकिन उद्धव के गुट ने पार्टी के अधिकार पर स्पीकर के फैसले को गलत माना है। उन्होंने याचिका में दावा किया कि शिवसेना पर असली अधिकार उद्धव गुट का है। अंतिम जानकारी मिलने तक अभी कोर्ट की सुनवाई की तारीख तय नहीं हो पाई थी। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन पर हमें आना है। इस कैंपेन की टैगलाइन है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। इस कैंपेन की शुरुआत आज लखनऊ में हो गई। इसके बाद पार्टी अलग अलग जिलों में मुस्लिम महिलाओं के बीच पहुंचेगी और केंद्र सरकार की योजनाओं के फायदे गिनवाएगी। बीजेपी नेताओं का अनुमान है कि यूपी की आबादी में 60 से 8% मुस्लिम महिलाओं की है नंबर्स में। इसलिए इस नए कैंपेन के जरिए पार्टी प्लस पॉइंट्स हासिल करना चाहती है। इसके जरिए सभी 75 जिलों को पार्टी कवर करेगी और वहां कम से कम 1000 मुस्लिम लाभार्थी महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में महिलाएं स्टेज पर भी बुलाई जाएंगी। वहां उनसे सरकार की योजनाओं पर अपने अनुभव साझा करने को कहा जाएगा। कैंपेन के जरिए सरकार की उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं के फायदों को गिनाया जाएगा। पार्टी का कहना है कि दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ गुमराह किया और बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी की इस नई मुहिम पर पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, आप सुनिए। ये उन बहनों की आवाज़ है तो सर्दी गर्मी बरसात में जिनको छत नहीं थी, ठंड भी उनको परेशान करती थी, धूप परेशान करती थी, फिर बरसात तबाह करती थी। ये उन बहनों की आवाज़ है जिनके घर वालों को इलाज करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे और वो जब बीमार हुआ करते, बीमारी से ज़्यादा चिंता अस्पताल का बिल कैसे जमा होगा इसकी हुआ करती थी। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसी बहनों की चिंता करते हैं और तमाम तरह की स्कीम्स लेकर आते हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास हो और शौचालय बनवाते हैं। तो जब ये स्कीम चलती हैं तो ये उस वर्ग को सबसे ज़्यादा मिलती हैं जो पिछड़ा हुआ था, सपा बसपा कांग्रेस का वोट बैंक था, भारतीय जनता पार्टी से दूर था। उनको बहकाया गया था, भटकाया गया था, बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाना है, वो हमारे दुश्मन है, वो मुसलमानों के दुश्मन है। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे ज़्यादा योजनाएं, सबसे ज़्यादा जो जीवन के स्तर को सुधारने का काम करते हैं, जो ज़िंदगी बनाने का काम करते हैं, मुसलमान करते हैं। तो आज ऐसी बहनें कह रही हैं, शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बीजेपी की मुस्लिम महिलाओं को लेकर यह कवायद नहीं लगती है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को लेकर बीजेपी पिछले कुछ सालों से एक्टिव रही है। आगे हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट की बात करना जरूरी है। 3 दिन पहले मानवाधिकारों पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई थी। संस्था ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वो धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव रखती है। संस्था ने बीजेपी सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी सरकार बताया। कहा कि सरकार की विभाजनकारी नीतियों के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। पहले भी ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। हालांकि भारत सरकार इस तरह की रिपोर्ट्स को खारिज करती रही है। भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के इल्ज़ाम देश के अंदर से भी लगते रहे, चाहे वो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हों या बुलडोज़र से घर या दुकान तोड़ना हो। इल्ज़ाम आते रहे कि सरकार ने टारगेटेड तरीके से कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने मुस्लिमों के बीच पहुंचने की कोशिश की है, चाहे वो पसमानदा मुसलमानों के बीच जाना हो या फिर सूफी संवाद करवाना हो। समय के साथ रणनीति बदलती जा रही है। आगे बढ़ने से पहले कुछ आंकड़ों पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 437 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें से सिर्फ 7 मुस्लिम थे। 2014 में भी बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन इन दोनों चुनावों में किसी मुस्लिम उम्मीदवार की जीत नहीं हुई बीजेपी के। भारत के इतिहास में ये पहली बार था कि जब लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी का कोई मुस्लिम सांसद लोकसभा नहीं पहुंचा। क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कैंपेन शुरू किया, इसलिए बात यूपी की भी कर लेते हैं। राज्य में करीब 20% मुस्लिम आबादी है और 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से सिर्फ 6 मुस्लिम उम्मीदवार सांसद चुने गए। इनमें से बीजेपी के एक भी नहीं थे, क्योंकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। 2014 के चुनाव में भी यूपी से पार्टी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था। वोटिंग के लिहाज से देखें तो यूपी के करीब 30 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी मानी जाती है।
खासकर पश्चिमी और सेंट्रल यूपी में। इन सीटों में 15 से 50% तक मुस्लिम वोटर्स हैं, जैसे मुरादाबाद में 41%, रामपुर में 50%, सहारनपुर में 42% और अमरोहा में 40% मुसलमानों की संख्या बताई जाती है वोटर्स के बीच। सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए बहुत एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन बड़ा करीब है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी इन चारों लोकसभा सीटों पर हारी थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी जीती भी थी। आम धारणा है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलते क्योंकि इसके पीछे पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति है। बीजेपी के कई नेता खुले तौर पर 80-20 की राजनीति का ऐलान करते भी रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में ये पैटर्न भी बदला है। 2 साल पहले यूपी विधानसभा चुनाव में ही कम से कम 8% मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट डाला था और यह आंकड़ा CSDS लोक नीति ने जारी किया। अब सवाल यह है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय को रिझाने में क्यों लगी हुई है। ये समझने के लिए हमने बात की CSDS के हिलाल अहमद से कि अगर हम 2014 से लेकर अब तक एक बार फिर चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी को जो वोट मिलता है वो 3 तरह के वोटर्स का होता है। पहली तरह का वोटर वो है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एकदम से कमिटेड वोटर है। वो वोटर जो आप किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए वो बीजेपी को वोट देगा, तो वो कमिटेड वोटर की श्रेणी में आता है। दूसरा वोटर वो होता है जिसको हम कह सकते हैं कि वो सिंपैथाइजर है, यानी वो सहानुभूति रखता है पार्टी से और हो सकता है कि उसकी सहानुभूति बदल भी जाए। भाजपा की सफलता में खासतौर से उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा योगदान इस सिंपैथाइजर या सहानुभूति रखने वाले वोटर का रहा है। ये दूसरा जो है श्रेणी है वोटर्स की। तीसरी वोटर की जो श्रेणी है वो है जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग वोटर। वो जो कि अभी आपके साथ है, हो सकता है कि वो अभी आपके साथ में ना हो। भाजपा के एस्टेब्लिशमेंट को ये पूरी तरह से पता है कि उनको मिलने वाला जो मुसलमानों का मत प्रतिशत है वो 10% है और वो इसके अंदर किसी बहुत बड़े परिवर्तन की गुंजाइश को देख भी नहीं रही। तब इस तरह की बातचीत या इस तरह मुसलमानों तक पहुंचना उनके लिए 2 कारणों से जरूरी हो जाता है। पहली बात तो ये कि जो सिंपैथी रखने वाला वोटर है, जो सहानुभूति रखने वाला वोटर है भाजपा का, जो कि मुसलमान नहीं है, और वो वोटर जो कि फ्लोटिंग वोटर है और मुसलमान नहीं है और कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से टूट कर आया है, उसको अपने साथ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाजपा अपने आप को एक समन्वयकारी, एक समन्वयवादी राजनीतिक दल के रूप में प्रस्तुत करे। तो इसके लिए जरूरी है कि वो ये बताए कि वो मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं कर रही है, बल्कि मुसलमानों के सबसे पिछड़े तबकों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। निसंदेह उसमें से कोई तबका, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग भाजपा को वोट भी देंगे, लेकिन जो सिंपैथाइजर वोटर है या फ्लोटिंग वोटर है उसके लिए कहीं ना कहीं पर यह कहना आसान हो जाएगा कि भाजपा पूरी तरह से ऐसी पार्टी नहीं है जो कि सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व या सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, बल्कि वो इंक्लूसिव राजनीति भी करती है, वो समन्वयवादी उसका परिप्रेक्ष्य भी है। तो एक कारण तो ये है, जो जितने भी स्कीम्स, चाहे वो पासमंदा के सवाल को लेकर हूं या मुस्लिम महिलाओं के सवाल को लेकर हूं, उसका एक बड़ा कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि भाजपा में भी हम ऐसा देखते हैं कि भाजपा का मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और इस राजनीतिक दल में बहुत सारे ऐसे नेता भी आए हैं जो पहले दूसरी पार्टियों में थे। इन नेताओं का दबदबा, दबाव उतना नहीं है जितना कि इनका अपनी पार्टियों में था, लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल इररेलेवेंट है या उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, बिल्कुल गलत होगा। तो जब इस तरह के नेता भाजपा में आते हैं तो पार्टी का चरित्र कहीं ना कहीं पर, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, बदलना शुरू होता है। तो ये दूसरा कारण है कि उसको अपनी छवि को समन्वयकारी छवि बनाने की कोशिश जो करने की मुहिम है, उसमें इस तरह की नीतियां और इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन मैं एक बात और साफ कर दूं कि कोई विशेष नीति कम से कम मुझे देखने को अभी तक नहीं मिली है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद CSDS सर्वे किया गया। पता चला कि बीजेपी का मुस्लिम वोट 1% बढ़ा है। वो इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं मुस्लिमों तक भी पहुंची। वहीं अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे बताता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 20% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था, यानी 5 में से 1 मुस्लिम वोटर ने बीजेपी को पसंद किया। इसके पीछे मुस्लिम महिलाओं का साथ बताया जाता है। बीजेपी भी दावा करती है कि मुस्लिम महिलाएं पार्टी को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करती हैं। थोड़ा पीछे चलें तो पता चलेगा कि बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए हैं। इनकी शुरुआत होती है 3 तलाक के खिलाफ लाए गए कानून से।
अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया। सरकार से कहा कि आप 6 महीने के अंदर कानून बनाइए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अगस्त 2019 में मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कानून बनाया गया। इसमें तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक देना गैर कानूनी साबित हो गया। इसके तहत बोलकर, SMS करके, व्हाट्सएप, चिट्ठी, फ़ोन या ईमेल के जरिए दिया गया 3 तलाक असंवैधानिक माना गया। पुरुषों के लिए कठोर सजा का प्रावधान हुआ। 3 तलाक बोलकर अपनी पत्नी को छोड़ देने वाले पुरुष को 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। पुलिस बिना वारंट पे गिरफ्तार कर सकती है। एक राइडर हम यहाँ लगाना चाहते हैं, जब हम 3 तलाक कह रहे हैं तो वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, जिसमें तलाक 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 आप 3 SMS दे करके तलाक देते थे, वो अब असंवैधानिक है। इसके अलावा बीजेपी सरकार साल 2018 में एक नई हज नीति भी लेकर आई। इसके तहत मुस्लिम महिलाएं बिना किसी महरम के स्वतंत्र रूप से हज यात्रा कर सकती हैं। महरम यानी वो पुरुष जो महिला का पति हो या उसके खून के रिश्ते में हो। पहले ऐसा नहीं था। इस नीति के बाद हज यात्रा पर अकेले जाने वाली मुस्लिम महिलाओं की संख्या बढ़ी। BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल अकेली जाने वाली 4,314 महिलाओं ने हज के लिए अर्जी दी थी, जबकि यह संख्या साल 2018 में महज 1,308 थी। साल 2017 में बीजेपी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक नई घोषणा की। ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को शादी के दौरान 51,000 रुपये दिए जाते हैं। पारंपरिक आर्ट और क्राफ्ट में स्किल डेवलपमेंट के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक योजना भी लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया उस्ताद। सरकार का दावा है कि इससे 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं और इनमें 50% महिलाएं हैं। यहाँ तक हमने बीजेपी सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया, लेकिन इसका सिर्फ एक ही पहलू नहीं है मुस्लिम आउटरीच का। एक तरफ बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को की तरफ जाने के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे फैसले भी ले रही है जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय बहुत खुश नहीं है। साल 2022 के बीतते बीतते बीजेपी सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी। साल 2009 में ये फेलोशिप शुरू हुई। नेट क्वालिफाइड अल्पसंख्यक छात्रों को ही सरकारी संस्थानों से MPhil और PhD के लिए फेलोशिप मिलती थी। बंद करने के पीछे सरकार का तर्क ये था कि यह फेलोशिप केंद्र की दूसरी फेलोशिप्स के साथ में ओवरलैप करती है, इसलिए बंद कर रहे हैं। इसी तरह बीजेपी ने पिछले साल चुनाव से पहले कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। बाद में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और इस फैसले को पलट दिया गया। फिर बीजेपी ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि वहां पार्टी की सरकार बन नहीं पाई। बीजेपी ने ये सब फैसले तब लिए जब पहले ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है। आंकड़े तस्दीक करते हैं कि हायर एजुकेशन में मुस्लिम समुदाय की आबादी दूसरे समुदायों की तुलना में अब भी काफ़ी कम है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में मुस्लिमों की आबादी 14.2% है, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इस समुदाय के छात्रों की संख्या सिर्फ 5.5% है। वहीं टीचिंग फैकल्टी में भी सिर्फ 5.5% ही लोग पहुँचे हैं। इससे पहले साल 2005 में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जानने के लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी को हम सभी सच्चर कमेटी के नाम से जानते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की कमेटी ने 2006 में रिपोर्ट जमा की। कमेटी ने बताया कि भारत में दूसरे समुदायों की तुलना में मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं। रिपोर्ट में 2001 की जनगणना के हवाले से बताया गया कि भारत में कुल आबादी में 7% ग्रेजुएट या डिप्लोमा वाले हैं, वहीं मुसलमानों में यह संख्या सिर्फ 4% थी। इसके अलावा मुस्लिम छात्रों में ड्रॉप आउट रेट भी ज़्यादा था। कमेटी ने सिफारिश की थी कि सरकार की नीतियां मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में लाने पर केंद्रित होनी चाहिए। बहरहाल हमने आपको चितपट सब कुछ बताने की यहाँ कोशिश की है। मुस्लिम महिलाओं के लिए खास कैंपेन से बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुँचेगा, ये लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में पता चल जाएगा। हम उस दौरान भी आपसे तथ्यों पर बात ज़रूर करेंगे। आज के दिल ललन टॉप शो में सिर्फ इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।